अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंट्री हांगकांग के बारे में। हांगकांग का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका सबसे सस्ता फ़्लाइट रूट क्या होगा, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आज की इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि हांगकांग जाके आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपने अपनी राय का इजहार करना हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, 1841 से लेके 1997 तक यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत थी। 1 जुलाई 1997 को यहाँ से बरतानिया ने अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिया और जो इसका डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तब से यानी 1 जुलाई 1997 से ऑनवर्ड वो चाइना के अंडर है। फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ कि जापान और कोरिया के बाद एशिया में अगर सबसे ज़बरदस्त कोई जगह है जहाँ पे अच्छी इनकम हो सकती है या सेटलमेंट हो सकती है तो वो हांगकांग है। इसमें कोई शक नहीं कि हांगकांग में टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जाके अपना जो एक्सटेंड करना वीज़ा, यानी टूरिस्ट वीज़े को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आपने डॉक्यूमेंटेशन करना यानी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। तो हम वीडियो में आगे चल के तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके वीज़े की जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने ये वीज़ा अप्लाई कर देना है। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तब आपने कोई वीज़े की फ़ीस पे नहीं करती। अमूमन होता ये है कि जिस भी एम्बेसी में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन योर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू पे द वीज़ा फ़ीस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी को बाय पोस्ट यानी डीएचएल कर देने हैं। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो उस सूरत में आपको एम्बेसी की फ़ीस अदा करनी होगी। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपको कोई एम्बेसी की फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं। और अगर हम बात करें कि आप हांगकांग का वीज़ा लेके हांगकांग ट्रैवल करते हैं और उसके बाद आप विद इन द टाइम अपने वीज़ा ड्यूरेशन के पूरा होने से पहले वापस पाकिस्तान आ जाते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी होगी। तो फ्रेंड्स, आप ये इमेजिन करें कि आप अगर हांगकांग का वीज़ा लेके ट्रैवल करते हैं और विद इन द टाइम वापस आ जाते हैं तो जो आपके पासपोर्ट की वर्थ है वो आप यूँ समझ लें कि जैसे आप जापान विज़िट करके वापस आएँ तो आपके पासपोर्ट की वर्थ बन जाती है। इसी तरह अगर आप हांगकांग से वापस आएँगे तो उसी उसी लेवल की आपकी जो है वो पासपोर्ट की वर्थ बनेगी। और एक और चीज़ ये है कि जो लोग हांगकांग का वीज़ा लेते हैं और वहाँ पे ट्रैवल कर लेते हैं तो उसके बाद इंग्लैंड का वीज़ा, इंग्लैंड का टूरिस्ट वीज़ा उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, ये एक छोटा-सा मुल्क है। 2021 के मैंने जो इसका देखा है वो पॉपुलेशन वहाँ पे 7.4 यानी 74 लाख लोग आबाद हैं, ठीक है? इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों इसकी ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं। अगर वहाँ पे हम वेजेस की बात करें तो लेबर को जो मिनिमम तनख्वाह मिलती है वो इनका जो हांगकांग का डॉलर है वो $38 पर आवर मिलते हैं। अगर मैं अब आपको सारा कैलकुलेट करके ये बता दूं कि मंथली एक लेबर बंदा जिसके पास कोई हुनर नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है, वो सिर्फ जाता है वहाँ पे कोई भी छोटी मोटी जॉब करता है तो वो मिनिमम कितने कमा सकता है, तो वो तकरीबन 800 यूएस डॉलर से कम नहीं कमाएगा, यानी कि ये उनकी एक मिनिमम वेज है। तो फ्रेंड्स, एक तो अच्छी चीज़ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता आपने कोई एम्बेसी की फ़ीस नहीं देनी। जैसा कि आप पाकिस्तान में जापान की एम्बेसी में इतना रश है कि वहाँ पे लोग सुबह 3-4 बजे ही लाइन में लग जाते हैं और वहाँ पे कुछ 6 साढ़े 6 बजे टोकन मिलना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की यानी कि उसकी बेसिस के ऊपर जापान एम्बेसी डील करती है और बहुत ज़्यादा रश है। और वहाँ पे रश ज़्यादा होने की एक वजह ये भी है कि जो भी बंदा जापान वीज़ा अप्लाई करता है वो खुद को सिक्योर समझता है कि यार एटलीस्ट जो मैंने 25-30 हज़ार रुपये एम्बेसी की फ़ीस देनी है, इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल मेरे वो पैसे नहीं लगेंगे। तो इसी तरह हांगकांग में भी आप ये चांस ले सकते हैं कि आपने वीज़ा फ़ीस तो देनी नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विद ट्रैवल प्लान, यानी आपने बताना है कि आपने कितने दिन का स्टे करना है और आप कौन कौन सी जगह पे विजिट करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसका नहायत आसान है। टोटल उसके 6 पेजेस हैं,
लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो तकरीबन 2 या 2.5 पेजेस पे आ जाएगी, क्योंकि जो बाकी उसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपसे रेलिवेंट नहीं है। यानी टूरिस्ट वीज़ा के लिए सिर्फ 2 या 2.5 पेजेस को कंप्लीट करना है। जिस जगह से आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से इजीली उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वीज़ा फॉर्म वाले पेज पर चले जाएंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए आगे चल के वीडियो में मैं इसका वीज़ा फॉर्म दिखा भी देता हूँ कि कैसे फिल होता है। उसके बाद आपको 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड में होने चाहिए। आपका शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, इसकी दोनों साइडें आपने स्कैन करके प्रिंट आउट कर लेनी है। पासपोर्ट का फ्रंट पेज और जितने भी पेज आपके यूज़ हुए हैं, यानी जिन पे आपके वीज़ाज लगे हैं या जो भी आपने ट्रैवलिंग की है, जो एंट्री और एग्जिट की स्टैंप्स लगी हैं, वो पेजेस भी आपने साथ स्कैन करने हैं और उनका प्रिंट आउट ले लेना है। और उसके बाद उसके अलावा यानी कि जो आपके पिछले पासपोर्ट हैं उनको भी आपने इसी तरह स्कैन कर लेना है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। कोविड कोविड की आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 2 जो डोजेज़ हैं कोविड की वो आपको लगी होनी चाहिए। उसके बाद होटल और फ्लाइट बुकिंग आपने देनी है, ये पे नहीं करनी, इसकी जस्ट बुकिंग देनी है कि आपने किस दिन जाना है। अब आपने जो होटल की बुकिंग बनानी है वो आपने अपने ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग बनानी है और अपनी फ़्लाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं, तो आपको अपनी कंपनी से एनओसी लेटर चाहिए होगा। 3 माह की वहाँ से आपको सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी। एनओसी चाहिए होगा कि जी ये बंदा हांगकांग जाना चाहते हैं और कंपनी को इस पर कोई एतराज़ नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका एनटीएन होना चाहिए। 3 साल के आपके पास टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। अच्छी चीज़ है कि अगर आप चैम्बर का सर्टिफिकेट साथ लगाएं, अगर है तो ज़रूर लगाएं, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगाना हो, अगर आप लगाएं तो वो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद आपको चाहिए एफआरसी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ लगा दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इन केस लिखा हुआ है कि यानी कि इफ़ अवेलेबल तो आप बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगाएं। बेहतर है कि आप एफआरसी और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ही साथ अटैच करें। इसका जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसको आप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये एम्बेसी की वेबसाइट है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और जो वीज़ा फॉर्म का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके तो वीज़ा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि वहाँ पे जाके अब आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपना स्टे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे एक्सटेंड करने के लिए आप टूरिज़्म पर्पज़ पे तो आपका वीज़ा आसानी से जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आप असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि असाइलम सिर्फ उन कंट्रीज़ में मिलता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, वो अगर एग्रीमेंट किया हुआ है तो सिर्फ उन कंट्रीज़ में आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में आप असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्योंकि इस जो हांगकांग है, ये यूनाइटेड नेशन के जो 1951 का कन्वेंशन है, इसने वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये असाइलम नहीं देता। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके ये क्लेम कर देते हैं कि आप सेफ नहीं हैं अपनी होम कंट्री में, तो ये आपको आपकी होम कंट्री डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये आपको चांस देते हैं कि आप वहाँ से कहीं और मूव हो जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले ये है कि आप वहाँ पे जाएंगे, आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो वहाँ पे, तो आप अपना स्टे कर सकते हैं, या आपका शादी वाला सीन हो तो इस सूरत हाल में आप वहाँ पे अपना जो है वो स्टे एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फ़्लाइट रूट की, तो थाई एयरवेज़ इसकी जो है वो सबसे बेहतरीन और सस्ती फ़्लाइट है, जो आपको लाहौर से और इस्लामाबाद से मिल सकती है। मैंने आज इसकी चेक की है प्राइस, और मार्च के मंथ की मैंने बुकिंग डेट्स डाली हैं, तो तकरीबन 2,18,000 रुपये की टिकट आ रही थी रिटर्न। अगर आप लाहौर से जाते हैं तो भी, इस्लामाबाद से जाते हैं तो भी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे ख्याल में जो डॉलर की प्राइस अब चली गई है उस हिसाब से, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली $800 की जो है ये रिटर्न टिकट है। और अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री की गर्ज से हांगकांग सफ़र कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि साथ आप थाईलैंड का वीज़ा ले लें। मैं थाईलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री को कुछ भी नहीं समझता, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। लेकिन अगर आप हांगकांग जा रहे हैं और आप थाई एयरवेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी सिचुएशन में आप थाईलैंड का वीज़ा ज़रूर लें और थाईलैंड भी कुछ दिन गुजारें, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आगे आप वीडियो में देख सकते हैं
कि एक विज़िट वीज़ा फॉर्म जो मैंने डमी फिलअप किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि विज़िट वीज़ा फॉर्म कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ये आप आगे वीडियो में देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे फिलअप किया। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी एज इट इज़ इसमें डाल देनी है। जहाँ जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, आपने अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसको क्लिक करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, मैंने जो क्लिक किया हुआ है वो सिंगल के ऊपर किया हुआ है। तो इसी तरह आपने अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है वो इस वीज़ा फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।